सोचिए, एक लड़का सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए 20 साल पीछे लौटता है। उसे पूरा यकीन है कि उसके पिता बेवफा हैं और कुछ ही दिनों में उनकी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म होने वाला है। लेकिन जब वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ने होटल पहुंचता है तो सामने पिता नहीं, स्कूल की सबसे दबंग लड़की मिल जाती है। और कुछ समय बाद उसी होटल में ऐसा सच सामने आता है जिससे उसे पता चलता है कि जिस आदमी से वो 20 साल तक नफरत करता रहा, शायद वो दोषी था ही नहीं। असली दुश्मन तो कोई और था, जो दोस्त बनकर उसके परिवार के बेहद करीब खड़ा था। कहानी की शुरुआत विहान मल्होत्रा से होती है, जो अचानक अपनी पिछली जिंदगी से लौटकर वर्ष 1999 में पहुंच चुका था। पिछली जिंदगी में प्रवेश परीक्षा खत्म होने के तीसरे दिन उसके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। उसके पिता राजीव मल्होत्रा को सूर्य पैलेस होटल में एक दूसरी महिला के साथ पकड़ा गया था। पुलिस के आने पर उन्होंने 8वीं मंजिल की खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। राजीव की खबर सुनकर विहान की मां मीरा घबराकर होटल के लिए निकली थी, मगर रास्ते में हुए हादसे में उनकी भी जान चली गई। 1 घंटे से भी कम समय में विहान ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। उस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 20 साल तक वो अकेला रहा और अपने पिता को माँ की मौत का जिम्मेदार मानकर उनसे नफरत करता रहा। अब किस्मत ने उसे दोबारा उसी समय में भेज दिया था। उसके सामने रसायन विज्ञान की प्रवेश परीक्षा का पेपर रखा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ आने वाली दुर्घटना घूम रही थी। पिछली बार परीक्षा दिए कई साल हो चुके थे, इसलिए उसे ज़्यादातर सवाल ठीक से याद नहीं थे। फिर भी उसने जितना बन पड़ा उतना लिखा। उसका असली लक्ष्य अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि माँ को हर हाल में बचाना था। परीक्षा खत्म होने के बाद विहान बाहर आया। स्कूल की इमारत और मैदान देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सच में अपनी जवानी में लौट आया है। खुशी और बेचैनी में उसने रास्ते में पड़ी कोला की बोतल को लात मार दी। बोतल कूड़ेदान में जाने के बजाय सीधी अनुशासन प्रभारी सर के सिर पर लगी। सर गुस्से में पलटे और पूछने लगे कि यह किसने किया। विहान ने तुरंत पास खड़ी सानवी राठौड़ की ओर उंगली कर दी। सानवी उनकी कक्षा की सबसे खूबसूरत, पढ़ाई में तेज और सबसे दबंग लड़की थी। उसके पिता शहर की क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारी थे और माँ शिक्षा विभाग में ऊंचे पद पर थीं। विहान ने मासूम बनकर कहा कि सानवी बोतल कूड़ेदान में डालना चाहती थी, मगर गलती से सर को लग गई। वो उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है। सर ने सानवी को डांटने के बजाय प्यार से परीक्षा का हाल पूछ लिया। विहान मौका देखकर निकलने लगा, लेकिन सानवी ने उसे पकड़ लिया। उसने 2 ही चालों में उसे फूलों की क्यारी में गिराया और उसकी कमर पर बैठकर कान मरोड़ने लगी। विहान मन से 30 साल का आदमी था, पर शरीर से अभी किशोर था। वह जितना छूटने की कोशिश करता, सानवी उतनी ही जोर से उसे दबाती। विहान ने कहा कि इतने लोग उन्हें देख रहे हैं और अगर कल को उसकी कोई गर्लफ्रेंड या पत्नी नहीं बनी तो इसकी जिम्मेदारी सानवी को लेनी होगी। फिर उसने मजाक में यह भी कह दिया कि तब सानवी का बच्चा उसे पापा बुलाएगा। सानवी उसकी बातें सुनकर हंसी ज़रूर, मगर उसे छोड़ा नहीं। आखिर विहान ने बचने के लिए कह दिया कि उसे सानवी पसंद है। वहाँ से गुजर रहे छात्रों ने दोनों को देखा तो तमाशा और मज़ेदार हो गया। कुछ लड़के कहने लगे कि अगर सानवी उन्हें भी इसी तरह पीटे तो वे खुशी खुशी अपना चेहरा सूअर जैसा बनवाने को तैयार हैं। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों पर हंसे या अपनी हालत पर रोए। उसे दूसरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली थी और शुरुआत में ही स्कूल की लड़की से पिट कर अस्पताल पहुंचना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए उसने बहुत गंभीर चेहरा बनाया, जैसे अब कोई दिल छू लेने वाली बात कहने वाला हो। मगर सानवी उसकी चाल तुरंत समझ गई और हाथ हल्का करने के बजाय उसे और कसकर दबा दिया। सानवी ने उसकी कमर और ज़ोर से मरोड़ दी। उसने याद दिलाया कि सिर्फ 2 दिन पहले विहान ने पूरी कक्षा के सामने कृतिका सेठी को प्यार का इजहार किया था। अब वह उसे बैकअप बनाने की कोशिश कर रहा है। सानवी उसे धमकी देकर चली गई कि अगली बार ऐसी बात कही तो उसकी तीनों टांगें तोड़ देगी। उसके जाते ही कृतिका विहान के पास आई। पिछली जिंदगी में विहान 3 साल तक उसी के पीछे पागलों की तरह घूमता रहा था। कृतिका उसे साफ मना भी नहीं करती थी और रिश्ता भी नहीं बनाती थी। वो बीच बीच में थोड़ी उम्मीद देकर उसे अपने पीछे लगाए रखती थी। परिवार की दुर्घटना के बाद उसने विहान को पूरी तरह छोड़ दिया और एक आवारा लड़के के साथ चली गई थी। इस बार विहान उसके असली स्वभाव को जानता था। कृतिका ने मीठी आवाज़ में उसे खाना खाने चलने को कहा और हमेशा की तरह अपना बैग उसकी ओर बढ़ा दिया। पहले विहान खुशी से उसका बैग उठा लेता, मगर अब उसने हाथ नहीं बढ़ाया और बैग ज़मीन पर गिर गया। कृतिका नाराज़ हुई तो विहान ने शांत स्वर में कहा कि उसी ने तो उसे मना किया था। कृतिका ने घमंड से कहा कि उसने सिर्फ कॉलेज तक इंतज़ार करने को कहा था। आज वह खुद विहान को खाने पर बुलाकर उसे बात संभालने का मौका दे रही है। विहान मुस्कुराया और बोला कि आज के बाद वो उससे दूरी बनाकर रखे, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया।
कृतिका पहली बार समझ नहीं पाई कि हमेशा उसके पीछे घूमने वाला लड़का अचानक इतना बदल कैसे गया। विहान बस पकड़कर गुलमोहर रेजिडेंसी पहुंचा। करीब 20 साल बाद अपना पुराना घर देखकर उसकी आंखें भर आईं। पिछली जिंदगी में कॉलेज पूरा होते ही वो ये घर बेचकर शहर छोड़ गया था। धड़कते दिल से उसने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। उसे डर था कि कहीं यह सब सपना न हो। दरवाज़ा खुला तो सामने उसकी माँ मीरा खड़ी थी, जीती जागती और बिल्कुल वैसी जैसी उसकी यादों में थी। वर्षों बाद माँ की आवाज़ सुनते ही विहान ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और रोने लगा। लेकिन मीरा को लगा कि शायद वो परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया है। फिर उन्होंने शक किया कि कृतिका ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए वो रो रहा है। मीरा नंदीपुर सिटी अस्पताल में नर्स थी। बेटे की परीक्षा के कारण उन्होंने अपनी ड्यूटी बदलवा कर छुट्टी ली थी ताकि वह घर लौटे तो उसे अकेलापन महसूस न हो। उन्हें इस बात की ज़रा भी खबर नहीं थी कि उनके गले लगा ये किशोर लड़का मन से 20 साल का दर्द लेकर लौटा है। पिछली जिंदगी में विहान उनकी अंतिम यात्रा तक ठीक से नहीं देख पाया था। आज वही हाथ उसके सिर पर प्यार से घूम रहे थे। वो सच बताना चाहता था, मगर पुनर्जन्म की बात कैसे समझाता। इसलिए उसने आंसू पोंछकर परीक्षा ठीक होने की बात कही। माँ की बातें सुनकर विहान हंस पड़ा। वो उन्हें कैसे बताता कि 20 साल से सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। जब उसकी नज़र माँ की आंखों के किनारे आई, हल्की झुर्रियों पर पड़ी, तो उसने भावुक होकर कह दिया कि माँ बूढ़ी हो रही हैं। मीरा ने तुरंत उसे अलग धकेला और आईना देखने चली गई। इतने वर्षों की उदासी के बाद घर का यह छोटा सा मजाक भी विहान को किसी खजाने से कम नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने पापा के बारे में पूछा। मीरा ने बताया कि राजीव कंपनी में ओवरटाइम कर रहे हैं और देर से लौटेंगे। ये सुनते ही विहान का चेहरा गंभीर हो गया। उसे लगा कि शायद पापा अभी से किसी दूसरी महिला से मिलने लगे हैं। वो टहलने का बहाना बनाकर घर से निकला और सीधे पापा की कंपनी पहुंच गया। थोड़ी देर बाद राजीव गेट से निकले और एक बैग लेकर सूर्य पैलेस होटल में चले गए। यही वो होटल था जहां पिछली जिंदगी में उनकी मौत हुई थी। विहान चुपचाप पीछे गया। रिसेप्शन पर राजीव के नाम से कमरा नहीं था, इसलिए उसने रोशनी कपूर का नाम बताया। पिछली जिंदगी में इसी महिला ने राजीव पर गलत संबंध और ज़बरदस्ती का आरोप लगाया था। उसके नाम पर कमरा 801 बुक था। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से पूछा कि अगर रोशनी के नाम से कमरा है तो क्या वही उसकी माँ है। विहान जल्दी में इतना उलझा हुआ था कि उसने कह दिया, नहीं, वो मेरी छोटी बेटी है। अपनी ही बात का मतलब समझने से पहले वो लिफ्ट की ओर दौड़ गया। रिसेप्शनिस्ट पीछे खड़ी सोचती रह गई कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहना लड़का आखिर किस तरह का परिवार चलाता है। 8वीं मंजिल पर पहुंचते ही सामने वाले कमरे 802 का दरवाज़ा खुला और सानवी बाहर आई। विहान को देखकर उसे लगा कि वो उसका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गया है। उसने उसका कान पकड़ा और कमरे के अंदर खींच लिया। कमरे में किताबें और प्रश्न पत्र फैले थे। सानवी घर के शोर से बचकर अगले पेपर की तैयारी करने आई थी। विहान बार बार कहता रहा कि वो अपने पापा को ढूंढने आया है, मगर सानवी को लगा कि वो बहाना बना रहा है। जब उसने बताया कि उसके पापा सामने वाले कमरे 801 में हैं, तब सानवी को अपनी गलतफहमी समझ आई। वो शर्मिंदा हुई और विहान को बाहर धकेलने लगी। तभी 801 का दरवाज़ा खुला और राजीव सामने आ गए। उन्होंने विहान को बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों में सानवी के साथ देखा तो उल्टा उन्हें ही गलतफहमी हो गई। मगर विहान उन्हें हटाकर कमरे 801 में घुस गया। उसे अंदर किसी महिला के होने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ 4 आदमी मेज पर ताश खेल रहे थे। उनमें पापा के सहकर्मी देवेंद्र चौहान और प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील मेहरा भी थे। देवेंद्र वही आदमी था जिसने पिछली जिंदगी में माता पिता की मौत के बाद विहान को कुछ पैसे दिए थे। तब विहान उसे परिवार का मददगार समझता था। कमरे में एक भी महिला न देखकर वह उलझ गया। राजीव उसे बाहर लाए। सामने सानवी अब भी खड़ी थी। राजीव मुस्कुराते हुए उससे परिचय पूछने लगे और दोनों के रिश्ते को लेकर मजाक करने लगे। उनकी बात सुनकर सानवी शर्म और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। लिफ्ट की ओर जाते समय विहान ने पापा से साफ पूछा कि वह ओवरटाइम का झूठ बोलकर होटल में क्यों आए थे। राजीव ने बताया कि मुख्य कार्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों को ताश खेलना पसंद है, इसलिए मजबूरी में उनका साथ देना पड़ा। विहान ने सीधे रोशनी कपूर का नाम लिया और पूछा कि क्या उनके बीच कोई संबंध है। राजीव का चेहरा हैरानी से भर गया। उन्होंने कहा कि रोशनी कार्यालय की एक मामूली कर्मचारी है और वो उसे पसंद तक नहीं करते। विहान ने उनसे कसम खाने को कहा। राजीव ने बिना झिझक कसम खाई कि उनका रोशनी से कभी कोई गलत रिश्ता नहीं रहा। वो उसे तुरंत बुलाकर बात साफ करने को भी तैयार थे। विहान पूरे समय उनकी आंखें देखता रहा। उसे वहाँ झूठ या डर नहीं दिखाई दिया। राजीव ने कहा कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वे अभी रोशनी को बुला सकते हैं और कंपनी जाकर उस आदमी को भी खोज सकते हैं जिसने यह अफवाह फैलाई।
उन्हें सिर्फ चिंता थी कि इन बातों का असर बेटे की परीक्षा पर न पड़े। इतनी गंभीर बात के बीच भी वो उसकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे। तभी विहान के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या पिछली जिंदगी की घटना वैसी नहीं थी जैसी दुनिया ने उसे बताई थी? उसने 20 साल तक पिता से नफरत की थी और मौत के बाद भी उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। उसने मन ही मन उन्हें कोसा, उनकी राख तक से दूरी बना ली और हर दुख का कारण उन्हें माना। लेकिन अगर वो निर्दोष थे तो किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। ये संभावना उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि उसने अपने ही पिता को बिना उनकी बात सुने दोषी मान लिया था। घर लौटकर विहान ने घटना से जुड़ी हर बात याद की। पिछली बार पुलिस ने पापा और रोशनी को होटल में पाया था। रोशनी ने आरोप लगाया था कि राजीव ने पद का फ़ायदा उठाकर उसे मजबूर किया। उसके शरीर से मिले सबूत राजीव के खिलाफ माने गए। मर चुका आदमी सफाई नहीं दे सकता था, इसलिए पूरी दुनिया ने उसी कहानी को सच मान लिया। विहान ने तय किया कि इस जीवन में वह सच सामने लाकर रहेगा। उसे धन दौलत या बड़ी सफलता से पहले अपने माता पिता को बचाना था। अगली सुबह वो अंतिम परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। वहाँ कृतिका अंडा पराठा लेकर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा कि वे पहले जैसे हो सकते हैं, लेकिन विहान ने खाना लेने से मना कर दिया और बोला कि अब उसे अंडा पराठा भी पसंद नहीं है। कृतिका ने पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। विहान ने मजाक में कहा कि सबके सामने उसे एक किस कर दे। कृतिका तुरंत घबरा गई, क्योंकि दूर से उम्मीद देना अलग बात थी, लेकिन सबके सामने रिश्ता स्वीकार करना उसे मंजूर नहीं था। उसका चेहरा देखकर विहान हंसते हुए आगे बढ़ गया। दीवार के पास छिपी सानवी पूरी बात सुन रही थी। विहान ने उसे छेड़ा कि क्या कृतिका की जगह लेने का मौका खोज रही है। फिर उसने होटल की घटना बोलने की कोशिश की तो सानवी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए मैदान में दौड़ने लगे। दूर खड़ी कृतिका यह देखकर बेचैन हो गई। उसे पहली बार लगा कि विहान सच में उसे छोड़कर सानवी के करीब जा रहा है। उस दिन अंग्रेज़ी का पेपर था। पिछली ज़िंदगी में काम के कारण विहान ने बहुत सी अंग्रेज़ी किताबें पढ़ी थीं, इसलिए उसने पेपर जल्दी पूरा कर लिया। एक बार सारे जवाब जांचने के बाद उसने मेज पर सिर रखा और आराम करने लगा। जब अंतिम घंटी बजी तो वर्ष 1999 की प्रवेश परीक्षा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। स्कूल की सीढ़ियों से उतरकर वह कुछ देर खुले आसमान को देखता रहा। उसके सामने वही जवानी थी जिसे वो एक बार खो चुका था। आसपास के छात्र कॉलेज, छुट्टियों और परिणाम की बातें कर रहे थे, जबकि विहान सोच रहा था कि उसका हर छोटा फैसला आने वाले 20 वर्षों को बदल सकता है। वह भविष्य की हर घटना याद नहीं रख सकता था, लेकिन परिवार की दुर्घटना की तारीख उसके मन में पत्थर की लकीर थी। इसलिए बाकी सपनों से पहले उसे माए पापा पर आने वाली मुसीबत रोकनी थी। स्कूल गेट पर राजीव अपने पुराने दोस्त विक्रम राठौड़ के साथ खड़े थे। तभी सानवी वहां आई और विहान को पता चला कि विक्रम उसी के पिता हैं। राजीव और विक्रम स्कूल के पुराने साथी थे, जो हर बात में एक दूसरे की टांग खींचते थे। राजीव ने सानवी की तारीफ की, लेकिन विक्रम की नज़र तुरंत विहान पर टिक गई। उन्हें डर था कि कहीं पुराने दोस्त का बेटा उनकी बेटी के ज़्यादा करीब न आ जाए। विक्रम ने दिखावे में दोनों को कार से घर छोड़ने की पेशकश कर दी। विहान ने तुरंत हाँ कर दी। अब पिछली सीट पर सानवी और विहान साथ बैठे थे। कई छात्रों ने उन्हें एक ही कार में जाते देखा और अफवाह फैल गई कि दोनों परिवारों ने बचपन में ही उनका रिश्ता तय कर दिया था। कृतिका को यह बात बहुत बुरी लगी। कार में सानवी ने नोटबुक पर लिखकर पूछा कि विहान ने कृतिका के साथ खाना खाने का मौका क्यों छोड़ा। विहान ने जवाब में पूछा कि वह छिपकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी। सानवी ने उसकी जांघ नोच ली। दर्द से विहान चिल्लाया तो उसने विक्रम से कहा कि एक खतरनाक मादा मच्छर ने काट लिया है। सानवी ने दूसरी जांघ पर थप्पड़ मारकर कहा कि मच्छर यहाँ था। लाल बत्ती पर विक्रम ने शीशे में बेटी को विहान की टांग नोचते देख लिया। अब उनका शक और गहरा गया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने सानवी से पूछा कि उसे विहान कैसा लगता है। सानवी ने कहा कि वो पूरा बुद्धू है, मुश्किल से सुअर से थोड़ा ज़्यादा समझदार होगा। विक्रम ने राहत की सांस ली, मगर जब सानवी ने विहान की पिछली परीक्षा की बिल्कुल सही रैंक बताई तो उन्हें फिर लगा कि बेटी उस लड़के पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देती है। घर लौटते समय राजीव ने विहान को बताया कि विक्रम कभी मीरा के पीछे घूमता था, मगर मीरा ने राजीव को चुना। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि सानवी अच्छी लड़की है, मेहनत करके उसे इस घर की बहू बना ले। घर पर मीरा ने परीक्षा खत्म होने की खुशी में कई पकवान बनाए थे। खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी और मेज पर 2 बोतल बियर भी रखी थी। विहान ने शराब देखकर पूछा तो मीरा ने कहा कि परीक्षा खत्म होने की खुशी में उसे सिर्फ एक छोटा गिलास मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पीने से दिमाग पर असर पड़ता है। विहान ने तुरंत मजाक किया कि उसका दिमाग पहले ही बहुत तेज नहीं है, आखिर वो माए पर गया है। जवाब में मीरा ने उसके सिर पर चपत लगा दी। राजीव हंसने लगे,
मगर पत्नी की एक नज़र पड़ते ही बिल्कुल शांत हो गए। मीरा ने परीक्षा के बारे में पूछा तो विहान ने पूरे आत्मविश्वास से कॉलेज में दाखिला पक्का बताया। उसे अपने नंबरों से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि इतने वर्षों बाद वो माँ के हाथ का खाना खा रहा है और पापा सामने बैठकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। परिवार साथ बैठकर हंसता बोलता रहा और यह साधारण सा भोजन विहान को पिछली जिंदगी की हर दौलत से ज़्यादा कीमती लगा। इसी दौरान राजीव ने बताया कि कंपनी की नंदीपुर शाखा में उप महाप्रबंधक का पद खाली होने वाला है। इस पद के उम्मीदवार राजीव, देवेंद्र, सुनील और वंदना राय थे। राजीव के चुने जाने की संभावना सबसे ज़्यादा थी। यह सुनकर विहान सतर्क हो गया। उसे शक हुआ कि कहीं पापा की मौत का संबंध इसी पदोन्नति से तो नहीं था। दोपहर बाद वह कंप्यूटर चलाने का बहाना बनाकर पापा के साथ कंपनी गया। असल में वह रोशनी से मिलना चाहता था, लेकिन वह छुट्टी पर थी। विहान कंपनी के पुराने स्टोर रूम में रखे खराब कंप्यूटर के पास चला गया। स्क्रीन पर धूल जमी थी और चारों तरफ निर्माण सामग्री तथा बेकार सामान रखा था। बाहर से कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर कोई बैठा है। उसने प्लग लगाया और कई मिनट तक पावर बटन दबाता रहा, मगर मशीन ने चलने से साफ इनकार कर दिया। विहान कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि 1999 में भविष्य की जानकारी से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। वो जानता था कि आने वाले वर्षों में तकनीक, ज़मीन और नई कंपनियों की दुनिया तेज़ी से बदलने वाली है। सही दिशा में छोटी सी शुरुआत भी उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकती थी, लेकिन फिलहाल उसके पास न पूंजी थी, न कोई योजना। वो बस इतना जानता था कि दूसरी ज़िंदगी में वो वही गलतियां दोबारा नहीं करेगा। इन्हीं विचारों में डूबे डूबे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद अजीब आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। सामान के पीछे छिपकर देखा तो वहाँ रोशनी और देवेंद्र एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों का गुप्त संबंध था। विहान बिना आवाज़ किए उनकी बातें सुनने लगा। देवेंद्र ने बताया कि उसने रात के लिए सूर्य पैलेस होटल का कमरा 803 बुक किया है। फिर उसने रोशनी से पूछा कि राजीव को फंसाने वाली योजना के बारे में उसने क्या फैसला किया। रोशनी ने कहा कि नाटक करने तक बात ठीक है, मगर देवेंद्र चाहता है कि वो सच में राजीव के साथ संबंध बनाकर सबूत छोड़े। इससे उसका घर टूट सकता है। देवेंद्र ने जवाब दिया कि घर टूटता है तो टूटने दे। राजीव रास्ते से हट गया तो उसका पद पहले रोशनी और फिर देवेंद्र का होगा। यह सुनकर विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सामान के पीछे बैठा कांप रहा था। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि बाहर निकलकर दोनों को वहीं पीट दे, मगर ऐसा करने से उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं रहता और वे अपनी योजना बदल सकते थे। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत रखा। अब साजिश पूरी तरह साफ थी। पिछली जिंदगी में देवेंद्र ने उसके पिता को फंसाकर रास्ते से हटाया था और बाद में मददगार बनकर विहान को पैसे दिए थे। विहान को वह दिन याद आया जब देवेंद्र कुछ रुपए लेकर उसके पास आया था और बोला था कि कंपनी की ओर से सहायता है। माता पिता खो चुका विहान उसकी मदद देखकर रो पड़ा था, लेकिन अब समझ आया कि वह सहायता नहीं, अपराध छिपाने वाला नाटक था। शायद देवेंद्र हर मुलाकात में मन ही मन उस पर हंसता रहा होगा कि यह लड़का अपने असली दुश्मन को शुभचिंतक मानता है और निर्दोष पिता को कोसता है। विहान जिस आदमी को अपना सहारा समझता रहा, वही उसके परिवार की बर्बादी का असली जिम्मेदार था। उसने 20 साल तक निर्दोष पिता से नफरत की और असली अपराधी के सामने सिर झुकाता रहा। यह सोचकर उसका खून खौल उठा, लेकिन गुस्से में बाहर निकलने के बजाय उसने उनकी योजना उन्हीं पर पलटने का फैसला किया। देवेंद्र और रोशनी के जाते ही वह सीधे सूर्य पैलेस होटल पहुंचा। उसे कमरे 803 के सामने वाला कमरा चाहिए था ताकि हर गतिविधि पर नज़र रख सके। कमरा 803 के ठीक सामने 804 था। विहान वहां पहुंचा तो दरवाज़ा खुला और एक बार फिर सानवी सामने आ गई। पिछली रात बगल के कमरे से बहुत शोर आने के कारण उसने कमरा बदल लिया था। उसी समय लिफ्ट की घंटी सुनाई दी। विहान ने बिना समझाए सानवी का हाथ पकड़ा, उसे कमरे के अंदर खींचा और आवाज़ रोकने के लिए उसका मुंह ढक दिया। सानवी ने जवाब में उसके पेट पर जोरदार घूंसा मार दिया। विहान दर्द से नीचे बैठ गया, मगर बाहर गुजरने वाले लोग देवेंद्र नहीं थे। उसने सानवी से कहा कि उसे इस कमरे से सामने वाले कमरे पर नज़र रखनी है। सानवी को लगा कि वह किसी लड़की को बुलाने वाला है। तब विहान ने मजबूर होकर बताया कि कुछ लोग उसके पिता को फंसाकर उनकी जान लेना चाहते हैं। सानवी ने उसके चेहरे की गंभीरता देखकर मदद करने का फैसला किया। राजीव ने उसकी तारीफ की थी और दोनों के पिता पुराने दोस्त थे, इसलिए वह किसी की जान खतरे में देखकर चुप नहीं बैठ सकती थी। फिर भी उसने साफ कहा कि अगर विहान कोई गलत काम करेगा तो होटल वाले उसी को जिम्मेदार मानेंगे। विहान ने भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ सामने वाले कमरे पर नज़र रखना चाहता है। दोनों दिन भर कमरे 803 पर नज़र रखने लगे। बीच बीच में उनकी नोक झोंक चलती रही। सानवी ने कॉलेज में चुने जाने वाले विषय के बारे में पूछा।
विहान ने कह दिया कि पिछली ज़िंदगी में वह कंप्यूटर साइंस पढ़ चुका है और बड़ी टेक कंपनी के वरिष्ठ इंजीनियर जितना अनुभव रखता है। सानवी ने इसे उसका मजाक समझा और गंभीर होकर समझाने लगी कि विषय चुनना कॉलेज चुनने से भी ज़रूरी है। बिना सोचे ऐसा कोर्स नहीं लेना चाहिए जिसमें आगे नौकरी न मिले। विहान ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा कि अंतिम संस्कार से जुड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, उसमें नौकरी जल्दी मिलती है। सानवी ने पूछा कि क्या उसके दिमाग में पानी भर गया है। विहान ने तुरंत कहा कि तब उसे अस्पताल ले चले, समय पर इलाज हुआ तो शायद उम्मीद बची रहे। सानवी ने उसकी टांग पर लात मारी और बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। खतरे के बीच भी दोनों की यह लड़ाई कमरे का तनाव हल्का कर रही थी। सानवी बाथरूम गई तो विहान को तकिए के पास उसका सफ़ेद मोजा दिखाई दिया। वो उसे हटाने वाला था, लेकिन सानवी अचानक बाहर आ गई। घबराकर उसने मोजा अपनी जेब में रख लिया। सानवी ने ध्यान नहीं दिया। वो टीवी की आवाज़ तेज करके फिर अंदर चली गई ताकि बाथरूम की आवाज़ बाहर ना आए। विहान उसकी हरकत समझकर मन ही मन हंसने लगा। शाम को ऊंची एड़ी की आवाज़ सुनाई दी। झरोखे से देखने पर रोशनी कमरा 803 में जाती दिखाई दी। थोड़ी देर बाद देवेंद्र भी आया। उसने सावधानी से गलियारे में देखा, फिर दरवाज़ा खटखटाया। रोशनी ने सफ़ेद बाथरोब में दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले गई। अब दोनों रंगे हाथ सामने थे। सानवी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इससे राजीव को खतरा कैसे है। विहान ने होटल का फ़ोन उठाया, आवाज़ बदली और पुलिस से कहा कि कमरा 803 में एक महिला के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। फिर उसने रोशनी के पति को फ़ोन करके बताया कि उसकी पत्नी किसी आदमी के साथ होटल में है। सानवी उसे स्तब्ध होकर देखती रही, मगर फिर बोली कि अपराध की सूचना देना अच्छे नागरिक का काम है। दोनों ने कमरा ठीक किया और चुपचाप नीचे आ गए। लिफ्ट से निकलते समय 2 पुलिसकर्मी तेजी से ऊपर जाते दिखे। कुछ ही देर बाद रोशनी का पति भी घबराया हुआ होटल में पहुंचा। अब कमरा 803 में वह तूफान आने वाला था जो पिछली ज़िंदगी में राजीव के लिए तैयार किया गया था। विहान सानवी को पास के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। बोर्ड पर दाम देखकर उसने तुरंत कहा कि पास में अच्छा ढाबा है, वहीं चलते हैं। सानवी भड़क गई। उसने पूरा दिन उसकी योजना में मदद की थी, भूखी रही थी और पहली बार पुलिस वाले मामले में शामिल हुई थी, इसलिए अच्छा खाना उसका हक था। उसने ताना मारा कि कृतिका होती तो विहान पैसे गिनने के बजाय पूरा रेस्टोरेंट खरीदने को तैयार हो जाता। विहान ने साफ कहा कि अब कृतिका पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। दोनों इसी बात पर बहस करते हुए अंदर चले गए। सानवी बार बार पूछती रही कि अगर कृतिका इतनी पसंद थी तो उसने पहले ही अपने घर वालों से बात क्यों नहीं की। विहान हर सवाल को मजाक में टालता रहा। उन्हें पता नहीं था कि सड़क किनारे खड़ी काली कार में बैठा एक मध्यम उम्र का आदमी दोनों को ध्यान से देख रहा है। उसने उनकी पहचान करते ही भौहें सिकोड़ ली थी, लेकिन विहान और सानवी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त थे कि उस कार पर ध्यान ही नहीं गया। रात को घर पहुंचा तो राजीव अकेले सोफे पर बैठे थे। उन्हें देखकर विहान के भीतर अपराध बोध उमड़ पड़ा। पिछली जिंदगी में उसने पिता को गलत समझा और सम्मान से अंतिम संस्कार तक नहीं किया। अब वो अच्छा बेटा बनकर उनकी सेवा करना चाहता था। वह गर्म पानी की बाल्टी लाकर उनके पैरों के पास रख बैठा। राजीव को लगा कि बेटे ने सानवी के साथ कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है और अब मदद चाहिए। विहान ने जल्दी से इनकार किया। फिर उसने बताया कि देवेंद्र और रोशनी होटल में पकड़े गए हैं और पुलिस उन्हें ले गई। राजीव तुरंत वहां जाने लगे क्योंकि रोशनी उनकी कर्मचारी थी। विहान ने उन्हें रोक दिया। उसने समझाया कि रोशनी का पति गुस्से में है और राजीव वहां पहुंचे तो मामला उन पर भी आ सकता है। साथ ही देवेंद्र की पदोन्नति पर असर पड़ना उनके लिए फ़ायदेमंद था। राजीव को बेटे की बात किसी समझदार बड़े आदमी जैसी लगी। उन्होंने होटल जाने के बजाय शाखा प्रमुख हरीश बेदी को फ़ोन करके सूचना देने का फैसला किया। अगले दिन कॉलेज आवेदन की औपचारिकताओं के लिए सभी छात्र फिर कक्षा में जमा हुए। कृतिका को उम्मीद थी कि विहान हमेशा की तरह उसके पास बैठेगा, मगर वह सीधे सानवी के बगल में जा बैठा। पूरी कक्षा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विहान ने सानवी से होटल वाले मामले की जानकारी पूछी। उसके पिता क्राइम ब्रांच में थे, लेकिन मामला स्थानीय पुलिस के पास होने के कारण उसे कुछ पता नहीं था। विहान जानकारी मिलते ही पीछे की सीट पर चला गया। सानवी को लगा था कि वह उसके पास बैठा रहेगा, इसलिए उसके जाते ही चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कृतिका भी उदास थी क्योंकि विहान उसके पास से गुजरा, मगर एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। 3 दिन बाद भी देवेंद्र और रोशनी के मामले की साफ खबर नहीं मिली। पिछली जिंदगी के हिसाब से राजीव की दुर्घटना अगले दिन होने वाली थी। विहान को डर था कि देवेंद्र कोई नया जाल बिछा सकता है, इसलिए वह पापा की कंपनी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कृतिका जानबूझकर उससे टकराकर ज़मीन पर गिर गई और बेचारी बनकर उठाने को कहने लगी। विहान उसका पुराना नाटक पहचान चुका था। वह बिना मदद किए जाने लगा।
तभी सानवी आई और कृतिका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। कृतिका ने शिकायत की कि सानवी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा है। सानवी ने साफ कहा कि उसने कृतिका को जानबूझकर विहान के सामने गिरते देखा था। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कृतिका ने पूछा कि विहान से बात करने पर सानवी को क्या परेशानी है। सानवी ने सीधे विहान से अपना सफ़ेद मोजा मांग लिया। कृतिका हैरान रह गई कि सानवी का मोजा विहान के पास कैसे पहुंचा। सानवी ने जानबूझकर बताया कि होटल में साथ खाना खाते समय उसने मोजा विहान की जेब में देखा था। विहान तुरंत उसका इरादा समझ गया। सानवी कृतिका को दूर रखने में उसकी मदद कर रही थी। उसने भी खेल में साथ देते हुए कहा कि मोजा सुबह धो दिया है और सूखते ही वापस कर देगा। कृतिका का चेहरा उतर गया। इसके बाद सानवी ने कहा कि उसकी साइकिल गायब है, इसलिए वो विहान के साथ जाएगी। सानवी साइकिल के पीछे बैठी और विहान उसे लेकर स्कूल से निकला। कई छात्रों ने दोनों को साथ देखा और स्कूल के लड़कों के दिल टूट गए। विहान को भी हल्का गर्व हुआ, क्योंकि स्कूल की सबसे चर्चित लड़की को अपनी साइकिल पर बैठाने का सपना न जाने कितने लड़कों ने देखा था। हवा तेज थी और परीक्षा खत्म होने के कारण सानवी भी लोगों की नज़रों की चिंता किए बिना दोनों हाथ फैलाकर उस पल का आनंद लेने लगी। विहान ने रफ्तार बढ़ाई तो सानवी ने उसकी कमर की चमड़ी पकड़ ली और धीरे चलाने को कहा। उसने चेतावनी दी कि अगर वो गिर गई तो विहान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विहान ने मजाक किया कि वो बुढ़ापे तक उसकी सेवा करेगा। यह सुनकर सानवी कुछ पल शांत रही, फिर उससे कोई गाना सुनाने को कहा। विहान ने इनकार किया तो उसने होटल में की गई मदद और चोरी हुए मोजे की याद दिलाकर उसे मजबूर कर दिया। उसने वही गीत मांगा जो विहान ने 1 महीने पहले कृतिका के लिए गिटार पर गाया था। विहान पहले टालता रहा, मगर आखिर गाने लगा। पिछली जिंदगी का वह गीत इस समय बना ही नहीं था। सानवी चुपचाप सुनती रही और ख़त्म होने पर दोबारा गाने को कहा। कंपनी के गेट तक पहुंचते पहुंचते वह गीत उसके दिल में उतर चुका था। सानवी ने पूछा कि गीत किसका है, क्योंकि वह उसकी कैसेट खरीदना चाहती है। विहान ने कहा कि शायद अभी बाजार में नहीं मिलेगा। सानवी को लगा कि उसने खुद गीत लिखा है। विहान ने बात संभालते हुए कहा कि उसने इसे सपने में सुना था। सानवी कुछ पल उसे देखती रही और पूछ बैठी कि वह भीतर से कितना अकेला है। विहान ने जवाब नहीं दिया। जाने से पहले सानवी ने कहा कि अगर वो आगे पढ़ने महानगर जाएगा तो शायद वह भी वहीं जाने के बारे में सोचेगी। फिर अपने प्यारे मोजे को जल्दी लौटाने की याद दिलाकर वह साइकिल ले गई। जाते समय वह वहीं गीत गुनगुना रही थी। विहान कंपनी की लॉबी में पहुंचा तो अंदर जोरदार हंगामा हो रहा था। 2 गुट एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और पापा कुछ कर्मचारियों के साथ लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ रोशनी का छोटा भाई महेंद्र कपूर था और दूसरी ओर देवेंद्र के परिवार वाले। पदोन्नति की उम्मीदवार वंदना राय भी झगड़े में शामिल थी। महेंद्र को देखते ही विहान को पिछली जिंदगी याद आई। यही आदमी बाद में कृतिका के साथ था और इसी ने विहान की पीठ पर वार किया था। मगर अभी सबसे ज़रूरी पापा को सुरक्षित रखना था। राजीव ने बताया कि देवेंद्र ने रोशनी को अपनी प्रेमिका मान लिया है और कह रहा है कि होटल में जो हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ था। तभी शाखा प्रमुख हरीश बेदी वहां पहुंचे। महेंद्र उनके सामने 5 लाख रुपए मांगने लगा। उसे बहन की हालत से ज़्यादा पैसे की चिंता थी। हरीश ने साफ कहा कि पुलिस जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी। यह देवेंद्र और रोशनी का निजी मामला है, इसलिए कंपनी बिना कारण कोई पैसा नहीं देगी। महेंद्र ने राजीव को जिम्मेदार बताया, क्योंकि रोशनी उनके अधीन काम करती थी। राजीव ने शांत स्वर में कहा कि उसे न्याय मिलेगा, मगर आते ही 5 लाख मांगना गलत है। गुस्से में महेंद्र ने राजीव पर थप्पड़ चलाया, लेकिन हाथ पहुंचने से पहले विहान ने उसकी कमर पर जोरदार लात मार दी। महेंद्र जमीन पर गिरकर धमकी देने लगा। तभी पुलिस पहुंच गई और सबको बयान दर्ज कराने थाने जाना पड़ा। रास्ते भर महेंद्र विहान को जहरीली नज़र से देखता रहा, मगर विहान अब उससे नहीं डरता था। पिछली जिंदगी का महेंद्र चालाक और खतरनाक था, लेकिन इस समय वह केवल 20 साल का अनुभवहीन लड़का था। शाम करीब 5:30 बजे विहान पापा की मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर घर लौट रहा था। रास्ते में राजीव ने पुलिस और कंपनी की कार्रवाई की पूरी बात बताई। देवेंद्र के खिलाफ फिलहाल अनुशासनात्मक चेतावनी जारी हुई थी। थाने में रोशनी सूजे चेहरे के साथ आई और उसने कहा कि होटल की घटना के बाद उसके पति ने उसे पीटा है। फिर उसने सबको हैरान करते हुए बयान दिया कि देवेंद्र ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और वे दोनों अपनी इच्छा से होटल गए थे। विहान समझ नहीं पाया कि रोशनी ने अचानक बयान क्यों बदला। शायद देवेंद्र के पास उसका कोई राज था, या पति की मारपीट के बाद उसने पुराना घर छोड़कर देवेंद्र के साथ रहने का मन बना लिया था। जो भी कारण हो, एक बात साफ थी, उसने अभी भी देवेंद्र का साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए विहान ने मन ही मन तय किया कि वह दोनों को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करेगा। पहली योजना असफल हुई थी, मगर असली खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। देवेंद्र खुद शादीशुदा था,
इसलिए आगे दोनों परिवारों का क्या होगा यह साफ नहीं था। पुलिस का अंतिम फैसला आने तक कंपनी ने उसे पूरी तरह नौकरी से नहीं निकाला। महेंद्र को 5 लाख में से 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर भी विहान संतुष्ट था, क्योंकि पापा की मौत वाला दिन सुरक्षित निकल गया था और देवेंद्र की पहली चाल उसी पर पलट चुकी थी। लेकिन वह जानता था कि देवेंद्र जैसे चालाक आदमी को एक छोटी घटना से पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जिसने पिछली जिंदगी में उसके परिवार को बर्बाद किया था, उसे वह कभी माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल उसने अपने माता पिता की जान बचा ली थी, मगर असली बदला अभी बाकी था। उधर सानवी अपने घर की रसोई में वही गीत गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। उसकी माँ नीलिमा लौटी और परीक्षा के अनुमानित नंबर पूछे। सानवी ने करीब 660 नंबर आने की बात कही। उसकी माँ बहुत खुश हुई और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले तथा पुराने पसंदीदा विषय की बात करने लगी। मगर सानवी पहली बार अपने फैसले को लेकर हिचक रही थी। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि विहान किस शहर और किस कॉलेज में जाने वाला है। इसी समय विहान के घर में भी माँ पापा उसके नंबरों की चर्चा कर रहे थे। मीरा को डर था कि कृतिका के इनकार की वजह से उसकी परीक्षा खराब हुई होगी। विहान ने बताया कि 600 से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं और किसी अच्छे स्नातक कॉलेज में दाखिला लगभग पक्का है। यह सुनते ही मीरा खुशी से उससे लिपट गई और उसके गालों पर 2 चुंबन दे दिए। फिर उन्होंने घोषणा की कि राजीव ने घर में जितने गुप्त पैसे छिपाए हैं वे सब अब विहान के होंगे। राजीव की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मीरा ने जूते की अलमारी के पुराने डिब्बे, बैठक की सजावट और रसोई के चीनी वाले डिब्बे से छिपी नकदी निकालनी शुरू कर दी। हर नई जगह के साथ राजीव का चेहरा उतरता गया। आखिर एक बैंक कार्ड मिलाकर करीब 25,000 रुपये निकले। मीरा ने कहा कि परिणाम आने के बाद ये पूरा पैसा विहान के काम आएगा। राजीव हर नई छिपी जगह खुलने पर ऐसे चेहरा बना रहे थे जैसे कोई तीर सीधे उनके दिल पर लग रहा हो। लेकिन विहान को उस रकम का कोई लालच नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत सामने हंसते हुए माता पिता थे। पिछली जिंदगी में जिस घर की आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गई थीं, आज उसी घर में माँ की हंसी, पापा की परेशानी और छोटी छोटी नोक-झोंक फिर गूंज रही थी। विहान ने पापा का उतरा चेहरा देखा और लंबे समय बाद खुलकर हंस पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि किस्मत ने उसे सिर्फ 20 साल पीछे नहीं भेजा था, बल्कि अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने का मौका दिया था। इस बार वह पिता को गलत नहीं समझेगा, माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा और अपने परिवार को तोड़ने वाले किसी भी इंसान को जीतने नहीं देगा। फिलहाल उसका परिवार उसके सामने सुरक्षित था और उसके लिए यही इस नई जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत थी।